नहीं तो लीडर लीडर किसे माना जाता है? जो हर चीज में सक्षम हो। जी, धारणा है ज्यादातर अभ्यर्थियों के बीच कि सिविल सेवा परीक्षा का सिलेबस काफी बड़ा होता है और बहुत समय लगता है। सिलेबस तो देखा जाए तो ठीक ठाक है। जी। अब इतनी बड़ी परीक्षा है, इतने टॉप मोस्ट लेवल पे आप काम करने के लिए आपको अवसर है, जी। तो निश्चित रूप से बहुत सारे विषयों का ज्ञान करना होगा। नमस्कार, आज उड़ान आईएएस अकेडमी के इस प्रांगण में हम लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं और ये हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य का भी विषय है और बहुत ही खुशी और गर्व का विषय है कि आज हम लोग पॉडकास्ट की एक नई प्रथा, एक नई विधा को शुरू कर रहे हैं अपने संस्थान के माध्यम से। और आज हम लोगों के सामने पॉडकास्ट की पहली कड़ी में एक ऐसे व्यक्तित्व मौजूद हैं जिन्हें लोग प्रेम और स्नेह से प्रशासनिक डाकिया के नाम से जानते हैं। और सर के मार्गदर्शन में हजारों अभ्यर्थियों ने सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी की है और उनमें से सैकड़ों अभ्यर्थियों ने अंतिम रूप से सफलता प्राप्त की है। तो हम सबसे पहले उपेंद्र अनमोल सर का स्वागत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है झारखंड की इस धरती पर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि इसके माध्यम से आप उन बच्चों के मुद्दों को एड्रेस करना चाहते हैं जो अपने प्रश्नों का सही समाधान चाहते हैं। जी जी, बहुत अच्छी पहल है। तो हम लोग आज के इस पॉडकास्ट में मूल रूप से इस विषय पे बात करेंगे कि यूपीएससी और जो राज्य की सिविल सेवा परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी कैसे की जाती है, उनकी तैयारी में किस तरह की आवश्यकताएं होती हैं, जो आयोग है वो बच्चों से क्या डिमांड करता है, उनके अंदर किन गुणों का परीक्षण करता है और बच्चों को तैयारी की दिशा कैसी रखनी चाहिए। इन सारे विषयों पर सर एक एक करके हम लोग बातचीत करेंगे। और आज आपकी बात झारखंड के हजारों उन अभ्यर्थियों तक एक आशा की किरण के रूप में पहुंचेगी जो भविष्य में अपने आप को सिविल सेवक के रूप में देखना चाहते हैं। तो हम लोग चाहेंगे सर कि आपका अनुभव और इस मंच के माध्यम से आपका मार्गदर्शन। ये मेरा भी बहुत सौभाग्य रहेगा कि झारखंड के विद्यार्थियों के लिए कुछ बताने का, कुछ गाइडेंस करने का मेरे लिए भी इसके माध्यम से एक अवसर है। जी जी सर, धन्यवाद सर। सर, सबसे पहले मैं आपसे जो मूलभूत प्रश्न होते हैं सिविल सेवा परीक्षा के, वहां से शुरुआत करना चाहूंगा। वास्तव में सिविल सेवा की परीक्षा, विशेष रूप से जो यूपीएससी की परीक्षा है, वो क्या है, यूपीएससी का उद्देश्य क्या है और देश के प्रशासनिक ढांचे में यूपीएससी की क्या भूमिका होती है? कितना बेहतरीन प्रश्न आपने पूछा। वस्तुतः यूपीएससी एग्जाम को लोग एक सामान्य एग्जाम समझते हैं, लेकिन यूपीएससी कोई एक सामान्य एग्जाम नहीं है, बल्कि नेशनल बिल्डिंग के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए एक सीढ़ी है। जब आप टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेसी में शामिल होकर के देश की व्यवस्था में बड़े परिवर्तन की इच्छा रखते हैं, तो उसके लिए यूपीएससी ही एक गेटवे है। अर्थात यूपीएससी की सीढ़ी चढ़ करके ही राष्ट्र के बड़े स्तर पर निर्माण में आप अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। तो यूपीएससी का एग्जाम वास्तव में राष्ट्र निर्माण के लिए एक सीढ़ी की तरह है। आपने दूसरा सवाल इसमें पूछा कि यूपीएससी का उद्देश्य क्या है। तो यूपीएससी का उद्देश्य केवल बड़े अधिकारियों का चयन नहीं है, बल्कि ऐसे लीडर का चयन है जो चुनौतियों के दौर में भी संभावनाओं और सकारात्मक परिवर्तन से प्रेरित होते हैं। जो केवल अधिकारी ही नहीं होते हैं, बल्कि उनका व्यक्तित्व और चरित्र भी उसी तरीके का होता है, उच्चतर मानवीय मूल्यों से प्रेरित होते हैं। ईमानदारी, कई लोग इस पर कमेंट भी करेंगे कि ऐसे सिविल सर्वेंट तो कम हैं, लेकिन सिविल सर्विसेज ऐसे ही, खासकर यूपीएससी में सिविल सर्विसेज के लिए ऐसे ही अधिकारियों के लिए ही जानती व्यवस्था बनाई गई है कि जो केवल बड़े अधिकारी ही ना दिखें अपने अधिकार से या हायरार्की में, प्रोटोकॉल में, बल्कि जो चरित्र से, व्यक्तित्व से भी बड़े हों, ईमानदार हों, अनुशासित हों, धैर्य हो उनमें, इम्पैथी टूवर्ड्स वीकर सेक्शन हो, कंपैशन हो उनके अंदर, डेडिकेशन हो, संविधान के मूल्यों आदर्शों से प्रेरित हो, उच्चतर मानवीय मूल्यों की स्थापना चाहते हो और समाज में बड़ी बदलाव को संभव बनाने के लिए जो अपने आप को पूरी तरीके से झोंक देते हो, ताकि समाज की चुनौतियां कम हो, समस्याओं का समाधान हो और हमारा देश एक बेहतर देश बने और बड़े बदलाव को संभव बनाते हुए विकसित राष्ट्र की तरफ आगे बढ़े। बिल्कुल सर। सर, बहुत सारे इसमें एक और सवाल पूछा था कि जो है, क्या ये प्रशासनिक व्यवस्था में इनका क्या रोल है? तो प्रशासनिक व्यवस्था भारत की जो है, आप
ये सभी तैयारी करने वाले लोग भी जानते हैं, सामान्य लोग भी जानते हैं। जी जी भारत में हम लोगों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुना है, जी तो हमारी सरकार लोकतांत्रिक है। जी लोकतांत्रिक सरकार में हर 5 साल के बाद सरकार बदलती है। जी मतलब जिस सरकार को हम बड़ी भूमिका देते हैं हम्म, वो अस्थायी कार्यपालिका है, अस्थायी सरकार है। जी वास्तविक सरकार जो है सिविल सर्विसेज ही है, अर्थात यही ब्यूरोक्रेट्स हैं जी जो जी 60 वर्ष तक सेवा, एक बार चयनित हो जाते हैं 60 वर्ष तक सेवा देते हैं। तो अस्थायी कार्यपालिका की तरह यही काम करते हैं। जी वस्तुतः नीतियों के निर्माण में पीछे से बैकअप से इन्हीं की भूमिका होती है। सरकार जो आती रहती है 5 साल बाद, कई बार वो क्रेडिट ले जाती है, हमने जी ये जी पॉलिसी बनाया, जी जी हमने ये प्रोग्राम चलाया, हमने ये योजना बनाया। लेकिन ये योजनाओं का जो मूल प्रारूप है, जो उसका लेआउट है, जी जो इसका विजन है और जो इसका टारगेट है, हम्म, सब ये ब्यूरोक्रेसी ही निर्धारित करती है। जी तो यूपीएससी इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन में अपना रोल निभाती है, जी गवर्नमेंट में अपना रोल निभाती है। जी 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 सर। सर, चूंकि पूरे देश में प्रत्येक वर्ष हजारों की संख्या में या कहें लाखों की संख्या में नए अभ्यर्थी इस परीक्षा की तैयारी के चरण से जुड़ते हैं, लेकिन विद्यार्थियों के सामने ये संशय होता है कि पूरी प्रक्रिया जो है पूरे एग्जामिनेशन की, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, वो क्या है, उसको कैसे सरल तरीके से समझा जा सकता है, और ये 3 अलग अलग व्यवस्थाएं क्यों हैं, 3 परीक्षाएं क्यों आयोजित की जाती है, बहुत सारे बच्चों का प्रश्न रहा है। ये आपका सवाल बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। सामान्यतः सिविल सर्विसेज में लोगों ने यह धारणा बना ली है कि यह एक बहुत बड़े स्तर का एग्जाम है। अब इस मामले में तो बड़ा स्तर का एग्जाम तो नहीं कहा जा सकता, कितने लोग शामिल होते हैं और कितने लोग जानते हैं, फाइनल सिलेक्शन होता है। हाँ, लेकिन 12-13 लाख लोग फॉर्म भरते हैं जी और लगभग 6 लाख के आसपास लोग पीटी के एग्जाम में शामिल होते हैं। जी लगभग उसमें 14,500-15 हजार लोग मेंस क्वालिफाई करते हैं और फाइनल सिलेक्शन 1,000 के आसपास लोगों का होता है। जी अब इस मामले में देखा जाए तो निश्चित रूप से जहां लाखों की संख्या होती है उसको तो बड़ा एग्जाम संख्या के आधार पे तो कहना चाहिए, लेकिन सिविल सर्विसेज संख्या के आधार पे नहीं, बल्कि अपनी गुणवत्ता के आधार पर जिस तरीके की सोच और समझ का टेस्ट करती है, जिस प्रकार के माइंडसेट का टेस्ट करती है और जैसा व्यक्तित्व और चरित्र वो चाहती है, इस मामले में निश्चित रूप से बहुत बड़ा एग्जाम है। और इतने बड़े एग्जाम में जब आप अभ्यर्थियों का चयन कर रहे हैं तो एक बार में तो चयन हो नहीं सकता, क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम का अंतिम उद्देश्य है पर्सनालिटी टेस्ट, मतलब व्यक्तित्व का परीक्षण, ताकि ऐसे लोग प्रशासन में आए जो केवल ज्ञान और समझ की, जिसके पास ज्ञान और समझ के लिए डिग्रियां ना हो, जो अंदर से उतने विशाल हों, व्यापक हों और मानवीय मूल्यों से भरे पड़े हों, और साथ ही सामाजिक चुनौतियों के समाधान के लिए कैसे नीतियां बनाई जा सकती हैं, उन सब विचारों से भी ओतप्रोत हों। तो ऐसे में निश्चित रूप से इसीलिए सिविल सर्विसेज में 3 स्टेज बनाया गया, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स एक तरीके का स्क्रीनिंग टेस्ट है, जिसमें हम सामान्यतः चयन नहीं करते बल्कि छांटने का प्रयास करते हैं ताकि योग्य अभ्यर्थी ही मेंस में जा पाए। और फिर लेकिन मेंस में हम टेस्ट करते हैं, मेंस में हम टेस्ट करते हैं कि व्यक्ति के सोचने की क्षमता क्या है, समझने की क्षमता क्या है, विश्लेषण की क्षमता क्या है, और विषयों के साथ कनेक्ट करने की, समस्याओं और उसके समाधान की क्षमता क्या है, और वस्तुतः हम क्या समस्या का समाधान भी निकाल पाते हैं, क्या हम स्वतंत्र ढंग से सोच पाते हैं, क्या हम स्वविवेक से निर्णय ले पाते हैं। क्योंकि मेंस के आंसर में खुद यूपीएससी के एक अध्यक्ष रहे हैं, जो है चेयरमैन रहे हैं, पीसी होता सर, उनका एक बार मैंने सुना एक इंटरव्यू, उन्होंने कहा कि यूपीएससी में हम केवल अधिकारियों का चयन नहीं करते, हम ऐसे लोगों का चयन करते हैं जो बदलाव की उत्कट इच्छा रखते हैं, और बदलाव की उत्कट इच्छा रखने के लिए स्वविवेक का जागरण होना चाहिए। तो इस नाते मेंस में सब्जेक्टिव टेस्ट होता है, जिसमें आप जब चीज लिखते हैं तो आपका विचार पता चलता है, मौलिकता का पता चलता है, किसी विषय के संदर्भ में आप कैसे पॉइंट रखते हैं, तार्किकता का भी पता चलता है, अर्थात बहुत सारे पहलुओं की समझ होती है। तो इसलिए मेंस में तो यही टेस्ट होता है। मेंस के बाद जो बच्चे जाते हैं, मेंस में लगभग 15,000 के आसपास, 14.5 से 15,000 लोग देते हैं, उसमें से लगभग 3,000 से 3,500 तक बच्चे जो है इंटरव्यू के लिए पास। इंटरव्यू में पर्सनालिटी टेस्ट होता है,
इंटरव्यू में जवाब देने पे नंबर मिलता नहीं और नहीं जवाब देने पर नंबर कटता नहीं। जी जवाब दिया तो कैसे दिया और नहीं दिया तो कैसे नहीं दिया। वस्तुतः आपकी पर्सनालिटी में वो सारे जो है गुण आ चुके हैं कि नहीं जो एक भावी प्रशासक में होना चाहिए, अर्थात फ्यूचर ब्यूरोक्रेट जैसा हम चाहते हैं वो सब आपकी पर्सनालिटी में इनकलकेट हुआ है कि नहीं, इसका परीक्षण किया जाता है। इसीलिए ये 3 स्टेजों में परीक्षा बटी हुई है। और पीटी में आपके सामान्य समझ कंसेप्ट का विकास हुआ है कि नहीं, बेसिक करंट से आप अपडेट करके चीजों को रख पाते हैं कि नहीं, इस तरीके से प्रीलिम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। सर, एक धारणा है यूपीएससी के बारे में कि यूपीएससी का सिलेबस बहुत विशाल है, लेकिन इस पूरे विशाल सिलेबस को कई बार लोग बोलते हैं अथाह समंदर है। इसके अगर मुख्य स्तंभ पिलर्स हम देखना चाहें तो कौन कौन से मेन पिलर्स? ये भी आपने बहुत मौलिक सवाल पूछा, क्योंकि कहा जाता है और ये एक भ्रम भी है कि यूपीएससी का सिलेबस अथाह मतलब बड़ा सिलेबस तो कहा जा सकता है, लेकिन असीमित नहीं है। मतलब यूपीएससी का सिलेबस बड़ा है लेकिन कोई ऐसा तो है नहीं कि अनंत है, असीमित है। ठीक है कि कई सारे विषय हैं तो उनको पढ़ने, उनको समझने, उनके प्रति दृष्टिकोण विकसित करने के लिए एक अच्छा सिलेबस डिजाइन किया गया है ताकि उसमें आप हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर को भी समझ सकें, ज्योग्राफी और उससे जुड़ी हुई चीजों को भी समझ सकें, सोसाइटी, सोशल इश्यूज को भी समझ सकें, कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम को भी समझ सकें, साथ में जो है गवर्नेंस को समझ सकें, इंटरनेशनल रिलेशन को समझ सकें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, इंडियन इकोनॉमी को समझ सकें, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को समझ सकें, डिजास्टर मैनेजमेंट को समझ सकें, इंटरनल सिक्योरिटी को समझ सकें, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड को समझ सकें। तो निश्चित रूप से ये सिलेबस 4 पेपर में बटा हुआ है और इसके साथ एससी का भी पेपर है और साथ में ऑप्शनल का भी पेपर है। तो थोड़ा बड़ा तो दिखता है लेकिन इसमें वही सारे सब्जेक्ट है जो आपको समाज के सभी विषयों से जोड़ने का प्रयास करते हैं। जब आप समाज में जाते हैं तो पहला पिलर है, जैसा आपने पिलर की बात की, जब किसी भी समाज को जानना होगा तो क्या जानना होगा? सबसे पहले हम उसका पहले का जानते इतिहास देखेंगे कि पहले उसके लोग कैसे रहे, उसकी संस्कृति कैसी रही, उसकी सभ्यता कैसी रही, उसके महापुरुष रहे, क्योंकि इतिहास किसी भी समाज की गौरव को दर्शाता है। इसीलिए यूपीएससी ने मेंस के सिलेबस या पीटी के भी सिलेबस में आप देखेंगे तो पहला जो सिलेबस है वो हिस्ट्री का रखा है, कल्चर और हेरिटेज का रखा है, ताकि उस समाज के, भारतीय समाज के गौरव और इतिहास को से परिचय करवाया जा सके। दूसरा सिलेबस होता है कि भाई दूसरा ये जानना होता है कि उस देश का आकार कितना है, संसाधन कितना है, तो इस संदर्भ में ज्योग्राफी का पार्ट बहुत जरूरी है, इसलिए दूसरे पिलर के रूप में ज्योग्राफी रखी गई है। तीसरे पिलर के रूप में फिर वहां का समाज, उसकी संरचना, उसकी चुनौती, उसके मुद्दे, तो सोसाइटी का पार्ट रखा गया। इन्हीं तीनों को मिला के पहला पेपर बनाया गया है। फिर दूसरे पेपर में कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी का पार्ट, गवर्नेंस का पार्ट और इंटरनेशनल, अर्थात संविधान जब जानेंगे तभी संवैधानिक मूल्यों को जानेंगे, तभी आप गवर्नेंस को समझ पाएंगे, सरकार का स्वरूप क्या है। साथ में एक सरकार अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे बनाती है अपने नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए, तो आईआर का इंपॉर्टेंस है। मतलब देखा जाए तो ये भी दूसरे पिलर में ये 3 पार्ट हैं, पहले पिलर में जैसे 3 पार्ट थे। फिर तीसरे नंबर पे देखा जाए तो किसी भी देश को समझने के लिए उसकी अर्थव्यवस्था को जानना होगा, उसकी आर्थिक गतिविधियों को जानना होगा, तो इंडियन इकोनॉमी का पार्ट इसीलिए तीसरे पेपर में पहले नंबर पे है। फिर ये सारे जो आपकी आर्थिक गतिविधि है, जो आपका आर्थिक विस्तार है, इसमें टेक्नोलॉजी क्या रोल निभा रही है, क्योंकि आज की अर्थव्यवस्था केवल परंपरागत अर्थव्यवस्था तो है नहीं, बहुत सारे नए सेक्टर डेवलप हो रहे हैं, ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, गिग इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी, स्पेस इकोनॉमी, बायो इकोनॉमी, तो बहुत सारे नए सेक्टर जो डेवलप हो रहे हैं वो बिना साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के जान नहीं पाएंगे। साथ ही गुड गवर्नेंस के लिए भी दशा नहीं उत्पन्न कर पाएंगे आप। साथ ही भारत में स्वदेशीकरण करना है, अपने ऊपर आत्मनिर्भर होना है, आत्मनिर्भरता की खोज होगी तब भी आपको टेक्नोलॉजी, इसका मतलब टेक्नोलॉजी इसीलिए दूसरा पार्ट है। तीसरा है कि भाई आप जिस व्यवस्था में रह रहे हैं, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता आई तो बड़ी अच्छी नगरीय सभ्यता थी, लेकिन उसका पतन हो गया। माना जाता है उसका पतन इसीलिए हुआ कि क्लाइमेट, इन्वायरमेंट पे कंट्रोल नहीं रहा, जलवायु परिवर्तन हुआ और पूरा इतनी बड़ी सभ्यता मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की खत्म हो गई। तो इसलिए इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का पार्ट भी जानते हैं यूपीएससी ने जोड़ा हुआ है कि भाई केवल आप जो है विकास ही नहीं करिए, पर्यावरण को ध्यान में रख करके एक अस्थायी विकास की रूपरेखा
जी सतत विकास की रूपरेखा अपने पास जी रखिए। जी साथ में डिजास्टर को मिटिगेट, डिजास्टर को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि माना जाता है कि डिजास्टर का सबसे बड़ा प्रभाव गरीब पे पड़ता है। जब भी कोई आपदा आती है तो धनी आदमी बहुत रेयर प्रभावित होता जी है। जी जी बाढ़ आती है तो किसका घर गिरता है? हम्म छप्पर का मकान जिसका होता है, मिट्टी का मकान होता है, या हम्म कमजोर पिलर होता है, कोई महल तो गिरता नहीं। जी 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 इसी तरीके से आंधी आती है तो कौन प्रभावित होता है? इसी तरीके से कोई भी आपदा आती है तो उसका सबसे पीड़ित वर्ग गरीब होता है। और गरीब व्यक्ति के साथ अगर आपको सोशल जस्टिस करना है, सामाजिक न्याय करना है, या उसके साथ विषमताओं और जानते परेशानियों को हटाना है, तो सबसे पहले आपको आपदाओं पर नियंत्रण करना होगा। इसके लिए पहल, इसलिए डिजास्टर मैनेजमेंट का पार्ट है। साथ में आज के समय में हम इतने सारे देशों से हमारी सीमा लगी हुई है। 7 हमारी स्थलीय सीमा से जुड़े देश हैं, 3 हमारी जलीय सीमा से जुड़े हुए देश हैं, मालदीव है, श्रीलंका है, और आजकल इंडोनेशिया भी हमारे अंदर निकोबार द्वीप के पास है। तो अगर हम इंटरनल सिक्योरिटी को नहीं जानेंगे तो सीमा का प्रबंधन, सीमा की सुरक्षा, सीमा की निगरानी कैसे कर पाएंगे? इसलिए इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट है। तो ये तीसरे पिलर के रूप में देखा जाए तो ये 5 पार्ट है: साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, और चौथा पिलर जो एक नया उभार हुआ है, क्योंकि माना जाता है कि जब देश आजाद हुआ तो पहले ब्यूरोक्रेसी का उद्देश्य, पहले जो हमारी ब्यूरोक्रेसी थी वो ब्रिटिश हितों के अनुसार बनाई गई थी। 1950 से पहले जो सिविल सर्वेंट बनते थे उनकी ऐसी ट्रेनिंग दी जाती थी कि वो भारतीय हितों को ध्यान में ना रखें, इसलिए उनको डिटैच करके रखा जाता था। खूब सुख सुविधा दी जाती थी और कुलीन तरीके से जीवन जीना सिखा दिया जाता था ताकि गरीबों के साथ अटैच ही ना हो पाए और ब्रिटिश हितों के लिए काम करें। ब्रिटिश लोग भी कुलीन थे, इनको भी कुलीन बना, इनको ज्यादा सुख सुविधा दी। लेकिन आजादी के बाद हमारा लक्ष्य हुआ वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज, अर्थात ऐसे सिविल सर्वेंट हम पैदा करें जो भारत के संविधान के उद्देश्यों आदर्शों के लिए काम करें। तो पहला फेज था कि हमने सिविल सर्विसेज को मोड़ा वेलफेयर स्टेट के लिए। दूसरा जानते राष्ट्रीयकरण का दौर शुरू हो गया, तो सिविल सर्वेंट की भूमिका बदल गई, क्योंकि वो बड़ी बड़ी कंपनियों के चेयरमैन भी बनने लगे, एनटीपीसी, ओएनजीसी इनके। तो फिर उनमें आया कि भाई निगम को चलाने, कॉरपोरेट को चलाने की भी क्षमता होनी चाहिए। तो फिर उनमें उस तरीके के प्रबंधन की भी बात देखी जाने लगी। फिर इसके बाद 1991 में ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी आया, उदारीकरण आया। तो हमारे ब्यूरोक्रेट्स को जानते हैं दूसरे देश के लोगों के साथ भी इंटरेक्ट करना हुआ, विदेशी कंपनियों, विदेशी लोगों के साथ भी मिल करके डिसीजन लेना, या उनके लिए भी। तो फिर ये हुआ कि भाई हमारे पास ब्यूरोक्रेट्स ऐसे होने चाहिए जिनको पूरे विश्व की व्यवस्था की भी समझ होनी चाहिए। तो एक जानते उस तरीके का वातावरण हुआ। फिर बाद में चूंकि जैसे आर्थिक गतिविधि बढ़ी, औद्योगिकरण बढ़ा, पूरी दुनिया में व्यापार बढ़ा, तो पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ने लगा। तो ये हुआ कि भाई पर्यावरण के प्रति भी सेंसिटिव होना चाहिए। इस तरीके से इथिक्स का जानते आगमन हो गया। तो अब प्रशासन में इथिक्स का महत्व बढ़ गया। लेकिन इतने तेजी से नई तकनीकें आ रही हैं, एआई तकनीकी आप देख रहे हैं, बहुत सारी और भी न्यू टेक्नोलॉजी है। अब 6G टेक्नोलॉजी आने वाली है, आईओटी की टेक्नोलॉजी है, एआई एजेंट है, क्वांटम टेक्नोलॉजी का बहुत बिग डाटा एनालिसिस, ये बड़े नए दौर की तरफ ले जा रहे हैं। तो आज के अधिकारी अगर टेक्नोलॉजी की समझ नहीं रखेंगे तो सामाजिक परिवर्तन में बड़ी भूमिका नहीं निभा पाएंगे और ना ही सरकार को स्मार्ट बना पाएंगे। इसलिए आने वाले समय में अधिकारियों को इसको भी अच्छे से समझ कर चलना होगा। नहीं तो लीडर किसे माना जाता है? जो हर चीज में सक्षम और जो समाज में बड़ा बदलाव कर रहा है वो न्यू टेक्नोलॉजी। तो ऐसे में सिविल सर्विसेज में वो भी एक बदलाव आत्मसात होना चाहिए। सर, ये एक धारणा है ज्यादातर अभ्यर्थियों के बीच, जैसा कि पिछला प्रश्न था उसी से जुड़ा हुआ है, कि सिविल सेवा परीक्षा का सिलेबस काफी बड़ा होता है और बहुत समय लगता है, या कई बार बच्चों को लगता है कि खत्म ही नहीं हो रहा है, हम पढ़ते जा रहे हैं और सिलेबस खत्म नहीं हो रहा है। तो क्या वाकई सिलेबस बहुत बड़ा है? जैसा कि आपने कहा सीमित तो नहीं है, लेकिन क्या सिलेबस बहुत बड़ा है या फिर पढ़ाई के दौरान जो रणनीति होती है उसमें कुछ खामियां रह जाती हैं? देखिए, सिलेबस तो देखा जाए तो ठीक ठाक है जी। अब इतनी बड़ी परीक्षा है, इतने टॉप मोस्ट लेवल पे आप काम करने के लिए आपको अवसर है, तो निश्चित रूप से विषय, बहुत सारे विषयों का ज्ञान करना होता है, जिसमें 1.5-2 साल का समय लग सकता है। तो मैं इसको वैसे भी बड़ा नहीं कहूंगा, क्योंकि वनडे का एग्जाम की तैयारी भी करते हैं छोटे मोटे, तब भी 6-7-8 महीने, 1 साल लग जाता है। बिल्कुल। और अगर यूपीएससी और इतने बड़े
पोस्ट तक जाने का अवसर है, 1.5-2 साल लग जाए तो कोई बहुत ज्यादा, हाँ, लेकिन कई बार रणनीति सही नहीं होती, गाइडेंस सही नहीं होता, तो ये 2 साल नहीं लगता, ये 5, 7, 8 साल हो जाता है। ये जी एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा थ्रेट है। ये निश्चित रूप में जो है, एक शब्द आपने प्रयोग किया कि रणनीति की कमी के कारण होता है। कई बार हम सही रणनीति का चयन नहीं करते हैं, और मैं बताऊं अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, रिसोर्स जुटाने में लग जाते हैं। जी इस कोचिंग का नोट्स पढ़ा तो अब दूसरी कोचिंग का नोट्स पढ़ना है, इस किताब को पढ़ा तो अब दूसरी किताब पढ़ना है, तो रिसोर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जब रिसोर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो आपकी बाउंड्री बहुत बढ़ गई। अब उतनी बड़ी बाउंड्री को कब्जे में रखना, उसका रिवीजन और प्रैक्टिस नहीं हो पाता, जिसके नाते जो पहले पढ़ा था वो ना काम का हुआ, और जो बाद में पढ़ा वो भी नहीं काम का हुआ। तो ऐसे में अभ्यर्थियों को, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, उनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मिनिमम रिसोर्स मैक्सिमम रिवीजन, अर्थात रिसोर्स का लिमिट बनाया जाए। और रिसोर्स कितना होना चाहिए, जितना आपका सिलेबस है हिस्ट्री का, जितना आपका ज्योग्राफी का, जितना आपका इकोनॉमी का, जितना आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जितना आपका पॉलिटी का, एक मोटे तौर पर एक नोट्स बना ले जिसमें सारे चैप्टर पूरे हो जाएं। उनको 8-10 बार रिवाइज कर ली ताकि आपका नॉलेज डाइजेस्टेड हो जाए। फिर करंट अफेयर से उसको कनेक्ट कर ली ताकि अपडेट हो जाए। फिर उसको अनेक विषयों से लिंक करने की क्षमता अर्जित कर ली ताकि इंटरलिंकिंग की क्षमता आ जाए, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच आपके अंदर आ जाए। और फिर इसके बाद उसको बहुत अच्छे से प्रस्तुत करने के लिए आंसर राइटिंग पर बहुत फोकस किया जाए, क्योंकि अंततः मेंस से ही आपका सिलेक्शन होगा। तो मेंस की तैयारी पर बहुत फोकस करना है, क्योंकि 1750 नंबर का यूपीएससी में मेंस है। जी और ये तभी हो पाएगा जब उस पर अच्छी रणनीति के साथ काम करेंगे। और अक्सर जैसे आपने कहा कि रणनीति सही नहीं होती, तो मैंने ऐसे विद्यार्थियों को भी देखा है, मेरे पास या आपके पास भी इतने सारे विद्यार्थी आते हैं कि कहते हैं सर मैं 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ, और पूछे किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, जरा आप 50 क्वेश्चन दिखाइए। आपने लिखा? कहते सर अभी लिखना तो नहीं शुरू किया। तो वो 3 साल की तैयारी में वो प्रीलिम्स की ही तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने अपने आप बड़ा बना दिया। प्रीलिम्स थोड़ी पूरी तैयारी। तैयारी का मतलब उसमें प्रीलिम्स भी हो जाए, मेंस भी हो जाए, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के प्रयास भी आपने शुरू कर दिए हैं, तो तैयारी कहा जाता है। इंटीग्रेटेड अप्रोच। इंटीग्रेटेड अप्रोच। और एक अच्छी बात आपने कहा, अक्सर लोग पूछते हैं कितने घंटे पढ़ना चाहिए, और कई लोग कहते हैं सर मेरे पास 5-6 घंटे है, तो क्या तैयारी हो सकती है? वास्तव में तैयारी घड़ी से नहीं होती कि कितना समय आप दे रहे हैं, बल्कि क्वालिटी स्टडी कितनी कर रहे हैं आप। कई बार आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन 3 घंटे इफेक्टिव या क्वालिटी स्टडी है, तो हम 12 घंटे नहीं मानेंगे कि आप पढ़ रहे हैं, हम मानेंगे आप 3 घंटे पढ़ रहे हैं। एक स्टूडेंट मेरे पास गुड़गांव में कोई जॉब करते थे, तो एक बार आए, कहे कि सर मैं किसी एमएनसी में हूँ, तो मेरे पास 4-5 घंटे से ज्यादा नहीं है, क्या मैं आईएएस बन सकता हूँ? मैंने कहा आप एकदम बन सकते हैं। तो उन्होंने कहा ये कैसे? सारे लोग कह रहे नहीं बन सकते। हमने कहा वस्तुतः जो 8-10 घंटा पढ़ता है वो भी 5-6 घंटे ही इफेक्टिव पढ़ पाता है। बाकी तो खाली समय और घड़ी की काउंटिंग हो जाती है। तो घड़ी की काउंटिंग बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बल्कि कोशिश करना है कि बहुत इफेक्टिव और क्वालिटी स्टडी किया जाए। जो टॉपिक है सीधे टू द पॉइंट, उसका कंसेप्ट, उसका बेसिक्स, उसके जानते हैं करंट के अपडेट्स, और उसकी इंटरलिंकिंग, जिसको लेकर के एक माइक्रो नोट्स तैयार कर लिया जाए। और फिर मेंस की प्रैक्टिस, रिवीजन, और उसी के आधार पर इंटरव्यू में बनने वाले प्रश्न, पीटी में बनने वाले प्रश्न, इसके लिए जानते शुरुआत से ही प्रयास किया जाए तो बहुत अच्छे से। इसमें सर एक और प्रश्न जोड़ना चाहूंगा कि पीवाईक्यू की कितनी भूमिका होती है? पीवाईक्यू की तो पीवाईक्यू तो रीढ़ है पूरी तैयारी की क्योंकि जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को नहीं देखते हैं तब तक नेचर ऑफ द क्वेश्चन, डेप्थ ऑफ द क्वेश्चन, ट्रेंडिंग टॉपिक्स क्या है, ये ही नहीं जान पाएंगे। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि यूपीएससी ने आपकी बार ये पूछा तो अगली बार इस टॉपिक से सवाल पूछेगा। नहीं, यूपीएससी कोई टॉपिक से सवाल नहीं पूछता। यूपीएससी देश के लिए जरूरी क्या चीज है, सबसे महत्वपूर्ण, जैसे किसी के घर में आप जाएंगे तो कहा जाए सम्मान किसका करेंगे, आपकी बार दादाजी को नमस्ते किया तो बाद में बच्चे को नमस्ते नहीं करना है,
जी हमेशा दादाजी को ही नमस्ते करना है, जी जी फिर चाचा जी पिताजी को ही नमस्ते करना है, फिर माँ को नमस्ते करना, क्रम वही रहेगा। जी जी अगर राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न पूछे जाते तो हमेशा पूछे जाएंगे, गांधीवादी आंदोलन से प्रश्न पूछे जाते तो हमेशा पूछे जाएंगे। जैसे आप देखते हैं इकोनॉमी के, जी कि आप भी एक अच्छे शिक्षक है, तो हर साल इकोनॉमी में देखा जाए तो बैंकिंग से 4-5 सवाल पीटी में पूछे जाते हैं। तो एक लोगों ने मुझसे कहा सर इस बार बैंकिंग में पूछा गया है, तो अगली बार जो है अब नेशनल इनकम से 3-4 सवाल आएगा। हमने कहा कभी नहीं आएगा, नेशनल इनकम की उतनी बड़ी भूमिका नहीं है, केवल आंकड़ा देश में कितना संसाधन, इससे जानने से क्या होगा। जो व्यवस्था देश में बदलाव का कारक है, और बाजार, व्यवसाय और लोगों की क्रय शक्ति तो बैंकिंग सिस्टम से जुड़ी हुई है। तो बैंकिंग व्यवस्था में होने वाला बदलाव समाज के बदलाव को ज्यादा रिप्रेजेंट करता है, इसलिए उसे सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए फिक्स है, यूपीएससी कहां से सवाल पूछेगी, वही ट्रेडिशनल फिक्स है कि दादाजी को नमस्ते करना है, फिर पिताजी को नमस्ते करना है। ये नहीं कि आप बाकी जो सदस्य ढूंढ ढूंढ करके सबको आप क्रम बनाइए कि यहाँ से, कोई क्रम नहीं पलट सकते। जी यूआईक्यू से यही पता चलता है। जी सर, चूंकि झारखंड राज्य में जो परीक्षाएं हैं जेपीएससी की विशेष रूप से, तो उसमें निरंतरता नहीं है, अनिश्चितता रहती है, रेगुलर वैकेंसीज नहीं आती है। तो यहाँ जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनकी रणनीति क्या होनी चाहिए? क्या उनको यूपीएससी की तैयारी और जेपीएससी की अलग अलग करनी चाहिए, या एक ही साथ यूपीएससी, जेपीएससी और दूसरे भी जो सिमिलर लगभग सिलेबस वाले स्टेट्स हैं वहां की भी तैयारी करनी आपका बहुत बेहतरीन प्रश्न है और विद्यार्थियों का आम प्रश्न है। जी 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 कई स्टेट में स्टूडेंट ऐसा पूछते हैं, खैर झारखंड में और भी पूछते हैं। सामान्यतः जो बच्चे स्टेट की तैयारी करते हैं, आजकल तो खैर बीपीएससी वगैरह थोड़ा रेगुलर हुआ है, आरएस का एग्जाम, यूपीपीसीएस, लेकिन अभी भी जैसे झारखंड जैसा राज्य है, एमपीपीएससी है, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां कभी कभी भर्ती आती है, मतलब 2-3 साल में नोटिफिकेशन आता है। तो निश्चित रूप से ऐसे में अगर स्टूडेंट केवल स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे तो वो सही दिशा नहीं मानी जाएगी। तो जब कोई भी स्टूडेंट नए सिरे से तैयारी करना शुरू करता है तो उसको मेरा सुझाव रहेगा सबसे पहले यूपीएससी की तैयारी करिए। क्यों? क्योंकि यूपीएससी में वही हिस्ट्री पढ़ना है, वही पॉलिटी पढ़ना है, वही ज्योग्राफी पढ़ना है, वही इकोनॉमी पढ़ना है, वही साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ना है, सोसाइटी पढ़ना है। तो पहले मोटे तौर पर एक स्टैटिक टॉपिक जो जीएस के हैं वो तैयार हो जाने चाहिए। अच्छा, आपने देखा है कि जेपीएससी का सिलेबस, जनरली जेपीएससी के सिलेबस में भी जो जीएस का पार्ट है वो आप 50-60% आप देखिए तो यूपीएससी से मिलता जुलता है, कुछ टॉपिक थोड़ा बहुत अलग है। तो ऐसे में अगर आप यूपीएससी की तैयारी 1.5-2 साल कर लेते हैं तो आपको जेपीएससी देना है तो केवल 3-4 महीने अलग से दे दीजिए, ताकि झारखंड का जो स्पेशल पोर्शन है, क्योंकि झारखंड में आप बताते हैं कि भाई 50 क्वेश्चन या कुछ क्वेश्चन 50% तो वहीं से पूछा 50%, जी 50%, तो उसके लिए 2-3 महीने अलग से पढ़ लेंगे तो झारखंड का तैयार हो जाएगा। अच्छा, तैयार इसलिए भी जल्दी होगा कि जब राष्ट्रीय मुद्दे, राष्ट्रीय स्तर की चीजें आपको पता होंगी तो झारखंड की चीज कोई अलग थोड़ी है, खाली बस राज्य ही तो अलग है। अगर झारखंड के रिसोर्स पढ़ेंगे तो भारत का रिसोर्स पता होगा, तो इसका भी कंसेप्ट पता होगा। पूरे देश की ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो इसकी ज्योग्राफी में नदी, पर्वत, पहाड़ कहीं न कहीं रिलेट कर रहा होगा। बिल्कुल। पूरे देश की जातियां, जनजातियां पढ़े होंगे तो यहाँ की जनजातियां, जातियों को भी तो आप पढ़े ही होंगे, कहीं न कहीं को रिलेट हो रहा होगा। पूरे देश में समस्या, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, बाल विवाह, शोषण, अन्याय पढ़े होंगे तो यहाँ भी पढ़े होंगे। मतलब राज्य में केवल आपको 3-4 महीने आप समय अलग देंगे तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसलिए जब कोई नया विद्यार्थी तैयारी करना चाहे अगर जेपीएससी और यूपीएससी का, तो सबसे पहले यूपीएससी की तैयारी कर ले, इसके बाद में जानते हैं जेपीएससी के लिए 3-4 महीने अलग निकाल दे, तो जेपीएससी भी हो जाएगा और यूपीएससी भी आके चल करके हो जाएगा। इसलिए यही रणनीति सही है। अच्छा, चूंकि जेपीएससी में इसलिए भी ये रणनीति बनाए रखना है क्योंकि हो सकता है आप तैयारी जेपीएससी का कर लें और यहाँ का नोटिफिकेशन ही ना आए। ऐसे में यूपीएससी में आप एग्जाम दे सकते हैं, साथ ही साथ यूपीएससी की तैयारी हो जाने के बाद बीपीएससी दे सकते हैं, कई राज्यों में अवसर मिल सकता है, बहुत सारे राज्यों में आपको एग्जाम देने का अवसर। और ऐसे दौर में जब देखा जाए कि बहुत सीमित अवसर है रोजगार का और इतने बड़े पदों पर जाने का, तो अपने अवसर को बढ़ाना चाहिए। और बढ़ेगा तभी जब यूपीएससी की तैयारी करेंगे, तभी अन्य राज्यों के पीसीएस एग्जाम में भी आप शामिल होकर के अपने लिए 1-2 सेट ले जाएंगे आप, अर्थात अपने लिए एक अवसर निश्चित रूप से निकाल लेंगे। जी। सर, अगला प्रश्न मेरा ये होगा कि आप चूंकि विगत कई वर्षों से झारखंड राज्य में लगातार बच्चों का मार्गदर्शन कर रहे हैं,
तो जो बच्चों से इंटरेक्शन होता है उस आधार पे यहाँ के बच्चों को तैयारी के दौरान किन किन समस्याओं को फेस करना पड़ता है, उस पे सर क्या क्या आपका ये भी ऑब्जर्वेशन बहुत है? अच्छा सवाल है। जी कई बार जानते डिस्कशन भी होता है, कई बार आपसे भी मेरा जी डिस्कशन जी हुआ जी है, तो आपने भी इस बात पे जोर दिया है कि झारखंड में बहुत बड़े प्रतिभाशाली लोग रहे हैं, जी 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 जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को भी दिशा दी है। बिरसा मुंडा, जी भगवान बिरसा मुंडा को कौन नहीं जानता जी है। जी ऐसे तिलका मांझी के बारे में आप हम्म भी बताते हैं। हम्म ऐसे अनेक बड़ी मतलब कहा जाए अगर एक लाइन में बोला जाए हम्म कि झारखंड केवल जानते प्राकृतिक संसाधनों से ही भरा पड़ा है, पटा पड़ा है, ऐसा नहीं है। हम्म बहुत बड़ी प्रतिभाओं से भी भरा पड़ा है, पटा पड़ा है, हम्म और बहुत ऐसे महापुरुषों से जिनका जीवन ये बताता है कि उन्होंने बहुत संघर्ष करके, हम्म, जो संघर्ष करता है उसको धैर्य बनाए रखना होता है, जी उसको अनुशासन बनाए रखना होता है, हम्म उसको निरंतरता बनाए रखना होता है। जी तो मैंने देखा है कि झारखंड के जो स्टूडेंट हैं हम्म, वो जनरली जानते ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, जी क्योंकि अभी झारखंड का ऐसा विकास नहीं हुआ है। हम्म, झारखंड में शहर तो दिखते हैं, लेकिन जी शहर भी गांव की गांव भूमिका की में। भूमिका में, बिल्कुल इसलिए शहर में जो रह रहा है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत हम्म संपन्न हो गया है, वो भी हम्म संघर्ष ही कर रहा है। जी तो इसका मतलब जो स्वयं संघर्ष करता है वो हम्म चुनौतियों को जान रहा होता है, ग्राउंड रियलिटी उसके पास होती है। हम्म और जब चुनौती है तो बदलाव क्या होना चाहिए, हम्म उसके लिए उसके अंदर होता है कि भाई ये समस्या है, इसका ये हम्म समाधान होना चाहिए, अधिकारी ये नहीं कर रहे हैं, हम्म, सरकार ये नहीं कर रही है। जी इसलिए जानते हैं अगर झारखंड के विद्यार्थी थोड़ा पेशेंस बनाए रखें, हम्म डिसिप्लिन बनाए रखें और हम्म कंसिस्टेंसी के साथ थोड़ा हम्म, काम करें, जी तो 2-3 सालों में जानते अपने पूरी जो है कैरियर को बदल सकते हैं और ब्यूरोक्रेट बन करके बहुत प्रोडक्टिव बदलाव कर सकते हैं। जी क्योंकि वास्तविक बदलाव वही कर सकता है जिसने ग्राउंड रियलिटी पे बिल्कुल समस्याओं को देखा है, महसूस किया है। तो मुझे तो ये नहीं लगता कि खाली जेपीएससी में ही झारखंड के विद्यार्थी बड़ा रोल निभा पाए, हम्म यूपीएससी में बल्कि ऐसे ही तरीके के विद्यार्थी आना ही चाहिए। जी यहाँ आदिवासी समाज है, ग्रामीण समाज है, हम्म अभावग्रस्त समाज है, किसान लोग हैं, छोटे मोटे व्यापारी हैं, हम्म तमाम और चीजें हैं। जो झारखंड की समस्या है, जो झारखंड की तस्वीर है, हम्म यही देश की वास्तविक समस्या भी। हम्म, तो इसलिए ये तो बड़ी बदलाव का कारक बनेंगे, बशर्ते बड़ा बदलाव तभी संभव होता है जब महान धैर्य होता है, पेशेंस बहुत होता है जी 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 और डिसिप्लिन होता है। कभी जानते घबराना नहीं चाहिए, अपने चरित्र और व्यक्तित्व को बदलना नहीं चाहिए। बड़े परिवर्तन एकाएक नहीं होते, टाइम लेते हैं। जी तो कंसिस्टेंसी बना, लेकिन ये मैं देखता हूँ झारखंड के विद्यार्थी थोड़ा कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते। जेपीएससी की तैयारी करते हैं, कुछ समय फिर वनडे की तैयारी करते हैं, फिर वो छोड़ करके जानते हैं कुछ दूसरा करने लगते हैं, और बगल में बीपीएससी है उसे देने नहीं जाते, बगल में यूपी पीसीएस है उसे देने नहीं जाते, जी और यूपीएससी के बारे में सोचते हैं कि बहुत बड़ा है, जबकि ऐसा नहीं है। वो बस ये है कि थोड़ा सा सिलेबस बड़ा है और थोड़ा र्यूमर भी यूपीएससी का बहुत ज्यादा है जी कि बहुत टफ है, ऐसा करके बहुत लोग जाते तैयारी से दूर हो जाते हैं। जी और ये इसमें बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे लोग भी ये रटा रटाया है कि यूपीएससी बहुत बड़ा है, बहुत टफ है। अब इतने 20-21 साल से मैं भी पढ़ा रहा हूँ, टफ नहीं है, अलग तरीके का एग्जाम, जी अलग तरीके के जानते हैं बदलाव की जरूरत, लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना होता है यूपीएससी के लिए। तो कोई भी व्यक्ति जो इतनी सारे ग्राउंड रियलिटी से जूझ रहा है वो तो और अच्छा बदलाव कर लेगा। जी सर, जो आपने कहा उसी का कंटिन्यूएशन है कि चूंकि बच्चों में बार बार जो वो शिफ्ट हो जाते हैं एक से दूसरी परीक्षा तीसरी परीक्षा, इसकी एक मूल वजह है कि झारखंड में परीक्षाओं के कैलेंडर फॉलो नहीं होते और यहाँ पे जो पूरी व्यवस्था है परीक्षा की बहुत सिस्टमैटिक नहीं है सिस्टमैटिक है, और बहुत सही। अनिश्चितता रहती है। उसके कारण कई बार शंकाएं होती हैं, कई बार विभिन्न प्रकार की बातें होती हैं। तो इन समस्याओं से कैसे विद्यार्थियों को कैसे सामना करना चाहिए और क्या ऐसी मन स्थिति बनानी चाहिए कि निरंतरता बनी रहे उनकी? देखिए, देखा जाए तो एक गरीब व्यक्ति के जीवन में बदलाव के लिए सबसे बड़ा अवसर क्या है? यही शिक्षा है, यही प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जी और उसमें सबसे बड़े बदलाव का जो देखा जाए सही माध्यम है जी वो सिविल सर्विसेज ही है। जी मान लीजिए आप इधर से स्विच करके कहीं दूसरे एग्जाम देने जाएंगे, लेकिन उतनी बड़ी भूमिका थोड़ी प्राप्त कर पाएंगे। जेपीएससी का एग्जाम देंगे, यूपीएससी का एग्जाम देंगे, तो आपके लाइफ में बहुत महान परिवर्तन होगा, और ऐसा परिवर्तन होगा जिससे आपका ही जीवन नहीं बदलेगा, राष्ट्र का, पूरे देश और समाज का जीवन बदलने की क्षमता या अवसर भी आपको प्राप्त होगा। जी तो ऐसे जब इतनी बड़ी परिवर्तन
हो सकते हैं, हम्म, तो आपको थोड़ा संयमित तो रहना होगा, जी थोड़ा धैर्य तो बनाकर रखना ही होगा, विचलित नहीं होना होगा। जी जी अच्छा, लोग तो चाहते हैं कि विचलित हो जाइए आप। हम्म, विद्यार्थियों को भटकते हुए, मतलब आप बुरा नहीं मानिएगा, जी हमारे देश में पॉलिटिकल सिस्टम में इस तरीके का विचार है हम्म, कि विद्यार्थी को भटका दिया जाए। जी कई सारे नेताओं के साथ हम पर्सनल मीटिंग में भी ऐसी बात सुने हैं जी कि उनको लगता है कि स्टूडेंट एक जगह स्थिर रहना ही नहीं चाहिए। हम्म, तो ऐसे में विद्यार्थी भटक जाएंगे तो सारे परिवर्तन के जो अवसर है छूट जाएंगे। हम्म, इसलिए कभी नहीं। हाँ, एक चीज है कि थोड़ा जेपीएससी को लेकर के थोड़ा अनिश्चितता का वातावरण है, अविश्वास का वातावरण है। हम्म, इस सरकार को बदलाव करना चाहिए, हम्म, लेकिन अब बदलाव कई बार हम जैसा चाहते हैं, विद्यार्थी जैसा चाहते हैं, हम्म, अब पॉलिटिकल सिस्टम में रहने वाले लोग वैसा तो नहीं चाहते, हम्म, इसलिए एकाएक हो जाएगा, हम्म, यह भी संभव नहीं है। हम्म, तो ऐसे में धैर्य को खोना नहीं, जी ये सोचना है कि बदलाव हो जाए हम्म, तो भी ठीक है, नहीं बदलाव हो जाए तो हम खुद बदलाव करके जी अपने को इतना सबल बनाएंगे जी कि बीपीएससी भी तो कर सकते हैं, यूपी पीसीएस में भी तो अपनी भूमिका बेहतर कर सकते हैं, यूपीएससी में भी कर सकते हैं, जी जी और जब यहाँ अवसर मिलेगा तो उसमें भी करेंगे। जी यही एक बीच का रास्ता है और यही एक पॉजिटिव रास्ता भी है। क्योंकि सर जेपीएससी की परीक्षाओं में अनिश्चितता होती है, नोटिफिकेशन हमेशा नहीं आते, कैलेंडर फॉलो नहीं होता, तो क्या तैयारी बच्चों को नोटिफिकेशन आने के बाद शुरू करनी चाहिए या पहले से करना ये चाहिए? ये बहुत अच्छे, मतलब गोल्डन आपका क्वेश्चन है ये। जी अक्सर बहुत सारे राज्यों में बच्चे पूछते हैं सब नोटिफिकेशन आ जाए तब। नोटिफिकेशन से तैयारी की शुरुआत नहीं होती, नोटिफिकेशन स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, नोटिफिकेशन टेस्ट पॉइंट होता है। जी तैयारी बहुत पहले हो जानी चाहिए, और जैसे नोटिफिकेशन आए कमर कस लीजिए और एक एक मिनट का बेहतर उपयोग करिए, रिवीजन और प्रैक्टिस करिए, पीवाईक्यू को सॉल्व करिए, और ज्यादा से ज्यादा जानते टेस्ट दीजिए, जी अभ्यास किया जाता है। जी मतलब नोटिफिकेशन आने के बाद तो कभी तैयारी नहीं किया जाता। अगर आप नोटिफिकेशन के बाद तैयारी करने की सोचते हैं और आप विद्यार्थी हैं, तो आप निश्चित रूप से गलत दिशा में हैं। आप इस एग्जाम में आप शामिल तो हो जाएंगे लेकिन सफल नहीं होंगे। जी कैल्विन कूलिज की एक बात मुझे याद आती है, जी। अमेरिका के राष्ट्रपति हुई। जी। दुनिया में सबसे सफल व्यक्ति कैल्विन कूलिज को माना जाता है, हम्म, क्योंकि लगभग सभी पदों पर वो पहुंच गए थे अमेरिका में। शुरुआत में वो मेयर हुए, फिर सीनेट के सदस्य बने, फिर अमेरिका में गवर्नर बने, फिर अमेरिका में उपराष्ट्रपति बने, और बाद में अमेरिका में राष्ट्रपति बने। जी एक पत्रकार ने पूछा कि आप इतना सफल कैसे हो गए, तो उन्होंने कहा जब कोई अवसर आता था लाभ उठा लेते थे। तो उस पत्रकार ने कहा आपको कैसे पता चलता था कि अवसर आया हुआ है, कहा कि पहले से तैयार रहते थे। तो नोटिफिकेशन जब आता है, तैयारी नहीं, पहले से तैयार है, और अपनी तैयारी में रिवीजन प्रैक्टिस को और तेज कर देते, मतलब कमांडो कार्रवाई की शुरुआत होती है नोटिफिकेशन से। जी जी इसलिए पहले 1-1.5 साल पहले से आपकी तैयारी होना चाहिए, सिलेबस पूरा होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, और मोटे तौर पर करंट अफेयर का हर टॉपिक से जुड़ा आइडिया होना चाहिए, इंटरलिंकिंग भी पता होना चाहिए, और नोटिफिकेशन आने के बाद बस सीधे कमांडो कार्रवाई, तो आप अच्छा कर पाएंगे। सर यहाँ पे बच्चों का बहुत सारे बच्चों का मानना है कि जेपीएससी की परीक्षाओं के जो प्रश्न होते हैं वो तथ्यात्मक अधिक होते हैं, और अवधारणाओं की उसमें कहीं ना कहीं कमी होती है। तो क्या तैयारी में तथ्यों को ज्यादा महत्व देना चाहिए या कॉन्सेप्ट को, या दोनों के बीच एक संतुलन ये भी होना देखा चाहिए? जाए तो विद्यार्थियों का एक जनरल सवाल है, ये केवल जेपीएससी ही नहीं, जी जी लगभग भारत के सभी स्टेट में जो सिविल सर्विसेज है वो थोड़ा फैक्चुअल तो होती, जी थोड़ा तथ्यात्मक तो होती है, जी लेकिन तथ्य कोई बुरी चीज थोड़ी है। बेसिक्स जब किसी भी चीज का मूलभूत अध्ययन किया जाता है, आधारभूत अध्ययन किया जाता है, तो बेसिक्स का 2 पिलर होता है, एक होता फैक्ट, दूसरा होता कंसेप्ट। जैसे अगर आपको पता होगा कि भारत 1947 में आजाद हुआ है, तो आजादी का कुछ लक्ष्य रहा होगा, कोई विजन रहा होगा, उसके अनुसार संविधान सभा ने कुछ प्रोग्राम बनाया होगा। तो जब हम फैक्ट जानते हैं तभी हम कंसेप्ट को भी समझ पाते हैं। जी तो इसलिए फैक्ट और कंसेप्ट को अलग नहीं किया जा सकता है। हाँ, लेकिन केवल फैक्ट पढ़ना अलग और कंसेप्ट पढ़ना अलग, यह भी ठीक नहीं है। इसलिए इंटीग्रेट करके पढ़ने की जरूरत है, कोशिश करना चाहिए 30-40%। आज मैं 40% इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ा स्टेट एग्जाम में ज्यादा आता है। 30-40% फैक्ट
और 60-70% जानते हैं कंसेप्ट कंसेप्ट का पार्ट का होना पार्ट होना चाहिए, चाहिए। जी जी क्योंकि मीन्स में तो कंसेप्ट की ही चर्चा है जी। और कंसेप्ट को ही इंटरलिंक करना होता है, उसी को करंट से, उसी से नेशनल स्कीम्स के साथ, कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के साथ, जी तो ये आ पाएगा तभी तो आप बहुत अच्छा आंसर लिख पाएंगे। और इंटरव्यू में भी जब आपके पास डाइजेस्टेड नॉलेज है तो किसी विषय पर मूल विचार, स्वतंत्र विचार पर प्रस्तुत करने की योग्यता आएगी। इसलिए फैक्ट और कंसेप्ट का इंटीग्रेटेड तैयारी होनी जी। चाहिए। आवश्यक फैक्ट आपको पता होना चाहिए, अनावश्यक नहीं कि हर जितने युद्ध हुए सबको याद कर रहे हैं। अब बेदरा का युद्ध जरूरी है तो पता होना चाहिए कि भाई ये डचों और अंग्रेजों के बीच में हुआ, डच बाहर हो गए। फिर बांडीवास का युद्ध पता होना चाहिए क्योंकि इसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बाहर कर दिया। प्लासी का भी युद्ध पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे जानते हैं नवाबों को हटा करके अंग्रेज स्थापित हो। बक्सर का युद्ध पता होना चाहिए, लेकिन अब सारा युद्ध थोड़ी पता होना चाहिए। और तो इसमें आपको पिलर समझना जी जी। और सर कई बार क्योंकि जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो हमने विचार रखा है उसको प्रमाणित करने के लिए फैक्ट की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए आपको फिजिकल कंसोलिडेशन पे बात करना है, राजकोषीय अनुशासन पे, तो आपको पता होना चाहिए कि 3% आप जीडीपी से कम होना चाहिए फिजिकल डिफिसिट राज्यों का। ये आईएमएफ कहता है पूरी दुनिया में कि भाई अगर राजकोषीय घाटा जीडीपी के 3% से ज्यादा है तो जो फिजिकल मैनेजमेंट हो चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। इसीलिए जानते जब एफआरबीएम एक्ट बना तो सबसे पहले ये 2009 में ही टारगेट था। अच्छा, अब भारत में चूंकि अभी खर्च बढ़ गया है, कोरोना के बाद सरकार के रिसोर्सेस कम हुए हैं, या कहिए कि काम बढ़ गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से बनाया जा रहा, तो अब वित्त आयोग ने कहा 16 में कि भाई 3.5% तक ले आइए 30-31 तक, 2030-31। तो ये फैक्ट नहीं मालूम रहेगा तो आप कैसे लिखेंगे? ऐसे कई फैक्ट तो जानते हैं जान होते हैं, वो कंसेप्ट से ज्यादा जरूरी होते हैं। जी जी। सर एक और बड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जैसे पुराने समय में जो बहुत सुपर सीनियर्स हैं हम लोगों के, उनकी तैयारी में मूल रूप से तैयारी का जो मूल आधार होता था वो था उनके पास किताबें होती थी, टेक्स्ट बुक। फिर कोचिंग संस्थान है, उनके नोट्स आने शुरू हुए। उसके बाद अब तो रिसोर्स बहुत हैं, एआई है, यूट्यूब है, चैट जीपीटी है, क्लाउड है, तमाम। और इसकी वजह से जहाँ सुविधाएं तो हुई हैं एस्पिरेंट्स को, लेकिन उनको लेके कंफ्यूजन, एक मिसमैनेजमेंट, हाँ, भटकाव एक उत्पन्न हो गया है। तो इसको कैसे हम सही रिसोर्स कैसे इकट्ठा करें, उसका कैसे प्रबंधन करें और कितना रिसोर्स हमारे लिए उचित होना चाहिए, ये इसको कैसे मैनेज आज के समय के में विद्यार्थियों के सामने यही मुख्य समस्या है जी। क्योंकि उनके पास सोशल मीडिया है, सबका यूट्यूब चैनल है, हर कोचिंग, हर टीचर उनके एक्सेस में है जी। ऑनलाइन जानते क्लासेज है, बहुत सस्ती क्लासेज है, एक साथ 5 कोर्स खरीद लेते हैं। इसके अलावा एआई है, रोज चैट जीपीटी से पूछते ही रहते हैं। तो सबसे पहले तो अपने रिसोर्स को लिमिटेड करना पड़ेगा। देखिए, लिमिटेड करने के लिए क्या है कि जैसे हमारा जितना सिलेबस है और सिलेबस में जितने टॉपिक है जी, उसके लिए कुछ बेसिक बुक्स तो आपके पास होना चाहिए, जैसे एनसीईआरटी की कुछ बुक। अब एनसीईआरटी का मतलब हर पार्ट के लिए एनसीईआरटी नहीं, लेकिन कुछ ऐसे पार्ट हैं जैसे हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का है, पॉलिटी का है, कुछ थोड़ा बहुत जानते जनरल साइंस वगैरह में भी है, जहां एनसीईआरटी यूज में आ सकती है वहां एनसीईआरटी का उपयोग कर लीजिए। जहां कुछ बेसिक बुक उपयोग में आ सकती है उसका उपयोग कर लीजिए। जहां जानते हैं गवर्नमेंट के कुछ रिसोर्सेज का उपयोग करना उसको यूज कर लीजिए, लेकिन पहले अपने हाथ से और अपने तरीके से एक नोट्स बना लीजिए। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि नोट्स बनाते समय किसी भी पार्ट, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, किसी में भी 100-150 पेज से ज्यादा का नोट्स नहीं होना चाहिए। मेन पॉइंट को लिखिए, सिनॉप्सिस की सिनॉप्सिस। और ब्रेन स्टॉर्मिंग तभी हो पाएगी जब पॉइंट मेन पॉइंट पता हो और बाकी एक स्टोरी की तरह चीजें आपको पता हो। तो सबसे पहले रिसोर्स को लिमिट करना आज के विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ा जानते हैं देखा जाए तो प्रयास होना चाहिए। दूसरा, थोड़ा सा ये एआई का प्रयोग तो करिए, एआई ऐप का भी उपयोग करिए, लेकिन खाली बस सहयोग के लिए, पूरी तरीके से निर्भर मत हो जाइए। और हर क्वेश्चन का जवाब भी उससे मत पूछिए। अगर हर क्वेश्चन का जवाब पूछेंगे तो वो एक जवाब देगा, फिर आपका माइंडसेट वैसा हो जाएगा। स्वयं सोचने समझने की क्षमता भी तो होनी चाहिए। स्वयं सोचने समझने की क्षमता कब आती है? जब आप स्ट्रेस डालते हैं अपने ऊपर। कहा जाता है चुनौतियां परेशानियां नहीं होती, चुनौतियां जीवन की आकर्षक अवसर होती हैं। जहां घने जंगल होते हैं वहीं पेड़ लंबे होते हैं।
तो इसलिए इतनी सारी चीजों में हमें अपना दायरा, अपनी लिमिट निश्चित करनी होगी और देखना होगा। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी ही पढ़ना है, एनसीईआरटी में जितना जरूरी उतना पढ़ लें, बेसिक बुक जहां जरूरी लगती है वो पढ़ लें, कोई स्टैंडर्ड बुक भी जरूरी लगता है उसको भी पढ़ लें। गवर्नमेंट का पीआईबी का जानते हैं साइट है, गवर्नमेंट के डाटाज हैं उनको देख लें, योजना कुरुक्षेत्र से कोई चीज मिलती है उसको देख लें। हाँ, लेकिन एक बार मोटे तौर पर नोट्स तैयार हो जाए जी फिर उसको अपडेट करते तैयारी रहें, बिल्कुल इससे आसान आपका है। काम हाँ जी, बहुत सारे सर एस्पिरेंट्स ऐसे हैं सिविल सेवा परीक्षा में जो जॉब में हैं या अपने पिताजी के साथ किसी व्यवसाय में हैं। जैसे शुरू में आपने चर्चा किया था कि 5-6 घंटे के लिए कोई बच्चे आए, वैसे बहुत सारे एस्पिरेंट हैं और उनके मन में हमेशा एक ये भय होता है कि चूंकि मेरे पास समय कम है, मैं 5-6 घंटे पढ़ पा रहा हूँ और कम मेरे तुलना में दूसरे बच्चे 10 घंटे 12 घंटे पढ़ रहे हैं, तो वो 5-6 घंटे को कैसे यूटिलाइज करें। जैसे मैंने एक जगह कहीं पढ़ा कि जो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी हैं श्रीमती किरण बेदी जी, उन्होंने कहीं पे इंटरव्यू में कहा कि वो 4 घंटे ही पढ़ती थी, लेकिन 4 घंटे वो पढ़ती थी, उस 4 घंटे का ऐसे इस्तेमाल करती थी कि उसके एक एक क्षण का बिल्कुल सदुपयोग कर लिया जाए। बिल्कुल तो बहुत सही बात आपका आपने क्या कही। सर सुझाव होगा? मेरा भी यही मानना है जी कि घड़ी पर ध्यान मत दीजिए, जी समय कितना दे रहे हैं इस पे ध्यान मत दीजिए, क्वालिटी स्टडी कितना कर रहे हैं, फोकस करके पढ़ कितने रहे हैं। कई बार आप खुद देखिए कि किसी विषय को हम 1 घंटे में पढ़ते हैं लेकिन उसमें हमारा फोकस 15-20 मिनट का होता है, तो वास्तव में 15-20 मिनट ही प्रोडक्टिव होता है। जी और जो विद्यार्थी कहीं नौकरी कर रहे हैं, किसी और जगह है, तो उनके पास और समझ भी ज्यादा होती, क्योंकि जब आप किसी क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं ना, तो वहां का अनुभव, जी वहां का जानते हैं स्ट्रेस, वहां का भी जानते हैं आपका पेशेंस, वहां की भी बहुत सारी चीजें आपकी पर्सनालिटी को मजबूत बनाती हैं। यूपीएससी में केवल पढ़ना ही थोड़े ही है, जी अपनी पर्सनालिटी को भी बहुत डायनेमिक बनाना है, जी डेवलप करना है। जी डेवलप क्या है, डेवलप छोटा शब्द है, हम्म, ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो ऐसे में उन विद्यार्थियों के लिए और अच्छा अवसर होता है, खाली पढ़ने का समय कम होता है, जी लेकिन 4-5 घंटे मुझे लगता है बहुत पर्याप्त है। और इंद्र, खुद आपने किरण बेदी जी का बताया, मैंने भी ऐसे कई लोगों के बारे में सुना। जी एक भारत के होम सेक्रेटरी थे, आप जान ही रहे हैं बिहार के हैं, आरके सिंह जी, उनसे भी कोई पूछा जी तो उन्होंने कहा कि मैं तो 5-6 घंटे पढ़ता था, जी और कई बार बोला कि मैं कई दिन पढ़ता भी नहीं था। मतलब ऐसा नहीं कंटिन्यू, लोग आजकल लोग कहते हैं कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता रोज रोज, मतलब अपनी पढ़ाई को जारी रखना। बीच में 10-15 दिन बीमार हो गए, कहीं रिश्तेदारी में चले गए, तो कई बार ऐसा होता है, 1.5-2 साल में ऐसा 2-4 बार हो गया। उसको लेकर के ग्लानि से प्रेरित होना और कोई नेगेटिव माइंडसेट कि हमारा 15 दिन छूट गया तो कंसिस्टेंसी नहीं है, ये ऐसे कोई फॉर्मल सेंटेंस को फॉलो नहीं करना है। जी रियल में कि मैं पुनः जुड़ जाऊं, जैसे मान लीजिए डिस्कनेक्ट हो गया, दोबारा आके जुड़ जाए जी और फिर पढ़ें जी और हर टॉपिक को पूरा करें। जी और वैसे भी जानते हैं टॉपिक बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें टॉपिक लिमिटेड। अच्छा, यूपीएससी, अच्छी बात मुझे ध्यान में आई कि यूपीएससी के मेंस में जो सिलेबस है, सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, हिडन नहीं है सिलेबस जी खाली। बस यूपीएससी पीटी में प्रॉब्लम है कि सिलेबस बहुत छोटा है, बहुत हिडन पार्ट है। जी जी कई बार जो सिलेबस में दिया गया वहां से सवाल ही नहीं पूछा जाता, जैसे फॉरेन इकोनॉमी नहीं है यूपीएससी के पीटी में, लेकिन सवाल वो आयात निर्यात से भी पूछ रहे हैं, एक्सचेंज रेट से पूछ रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट से पूछ रहे हैं, डब्ल्यूटीओ से पूछ रहे हैं, आईएमएफ से पूछ रहे हैं, कहीं लिखा नहीं है लेकिन जी जी तो ऐसे में थोड़ा क्वेश्चन पेपर देखने से ही पता चलेगा जी कि हमें टॉपिक को कैसे तैयार करना है। एक सर जो आपने कहा कि जो बच्चे बीच में डिसकंटिन्यू हो गए तो उसमें आपको ग्लानि नहीं रखनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि पढ़ने का मतलब बिल्कुल किताबी पढ़ाई नहीं है, आप उस पीरियड में भी ऑब्जर्वेशन तो बहुत सारी चीजों का कर सकते यही हैं। बात मैं कहना भी चाहता जी, था, जी। आपने और क्लियर कर दिया जी कि वस्तुतः पढ़ने का मतलब केवल बुक पढ़ना थोड़ी होता है। हम अगर किसी समस्या में जूझ रहे हैं और उसके निदान में लगे हुए हैं, या हम लोगों से मिलने भी जा रहे हैं, उस दौरान हम अपने व्यवहार को कैसे, क्या बातचीत कैसे कर रहे हैं, लोगों से मिलजुल करके कैसे जानते हैं अपनी प्रक्रिया को जारी रखें, वो भी आपका इंटरव्यू का पार्ट है, क्योंकि पर्सनालिटी में भी बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। जी सर, यूपीएससी और तमाम दूसरे जो सिविल सेवा परीक्षाएं हैं उसमें डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, लीडरशिप क्वालिटी और एक एडमिनिस्ट्रेटर का क्या अप्रोच होना चाहिए, इसकी बहुत डिमांड होती है। तो कैसे ये चीजें बच्चों को डेवलप करना चाहिए, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी कैसे, आपने भी कहा कि लीडर होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर इज अ लीडर,
तो कैसे वो एबिलिटी डेवलप करे? क्या डे टू डे लाइफ में कोई ये ऐसी देखिए, एक एक्टिविटी दो है? दिन में तो ये चीज हो जी नहीं सकती, एक जी लंबा प्रोसेस है जी कि आप सोचिए कि मैं लीडर बन जाऊंगा, 5वें दिन बन जाएंगे, ऐसा जी नहीं। जी जी। लीडर बनने के लिए एक्सेल होना पड़ता है, हम्म श्रेष्ठ होना पड़ता है। हम्म और श्रेष्ठ कैसे? हर हम्म चीज में श्रेष्ठ। हम्म जैसे आप पढ़िए हम्म तो लगना चाहिए कि आप सही से पढ़ रहे हैं, पूरा माइंडसेट के साथ, पूरी मन स्थिति के साथ जुड़ हम्म, करके पढ़ रहे हैं। जी। जब आपका रूटीन कोई देखे तो सिस्टमेटिक दिखे कि भाई आप उठ रहे हैं, हम्म अच्छे से नहा धो रहे हैं, हम्म अच्छे से आपकी पढ़ाई में भी पूरी प्रक्रिया साफ दिख रही है, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, गुस्से में गाली दे के बात कर रहे हैं, तो ये भी तैयारी का पार्ट नहीं है। अर्थात ये सब चीजें हमें एलिमिनेट करना होगा धीरे धीरे। हमें अपने व्यक्तित्व और चरित्र में उन उच्चतर मूल्यों को धारण करना होगा, और धीरे 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 हमारे अंदर एडमिनिस्ट्रेटर बनने के वो सारे गुण आ जाएंगे। भाई एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए यूपीएससी ने कहा 8 गुण होना चाहिए। जी चौथे पेपर में दिया भी है, इथिक्स का जहां पेपर है, तो उसमें 2-3 मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे उन्होंने कहा आपके अंदर जानते हैं इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आपके अंदर जानते हैं डेडिकेशन होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, संवैधानिक मूल्यों आदर्शों। उन्होंने कहा इम्पैथी टूवर्ड्स वीकर सेक्शन होना चाहिए, कमजोर वर्गों के प्रति जानते हैं समानुभूत होनी चाहिए। मतलब वो अपने विषय को जैसे सॉल्व करना चाहते हैं, हमें अपनी समस्या को, आप उससे पहले उनके विषय और समस्या को जान जाइए। कंपैशन होना चाहिए, करुणा का भाव होना चाहिए आपके अंदर। ऐसे बहुत सारे जानते हैं उन्होंने जो है बताया है कि सिविल सर्वेंट में, लेकिन ये तो उच्चतर मानवीय मूल्य है। ये इसके लिए आपको अपनी खाली से पढ़ने से नहीं होगा, अपनी पर्सनालिटी को उदार बनाना होगा, और हमेशा ये व्यू रखना होगा कि हम एक एक चीज सीखते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। और जब ये सारी चीजें आपके अंदर आ जाएंगी, धैर्य आ जाएगा, पेशेंस, छिड़केंगे नहीं किसी चीज को, संतुलन आ जाएगा, बैलेंस माइंडसेट होगा, लीडर तो तभी बनेंगे। लीडर का मतलब जो विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में, अंधेरे में भी उजाले की किरण लेकर के घूम रहा होता है। जब सारे लोग कह देते हैं कि समस्याओं का अब समाधान संभव नहीं है, तब भी वह कहता है अभी भी अवसर है। जी जी जी। लीडर वो होता है जी। लीडर हमेशा बदलाव को लेकर के सकारात्मक सोच रखता है, और हमेशा यह मान करके चलता है कि बदलाव हो करके रहेगा। तो वो तो फिर ऐसे आपके अंदर बहुत सारे गुण होंगे, तभी तो पेशेंस होगा, कंसिस्टेंसी होगी, डिसिप्लिन होगा, डेडिकेशन होगा, कंपैशन होगा, स्वयं बैलेंस होंगे, तभी तो समाज को बैलेंस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर, अभी प्रशासन का स्वरूप लगातार बदल रहा है। जैसे पहले एक शब्द आया गुड गवर्नेंस, आज ई गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नेंस, स्मार्ट गवर्नेंस, इस तरह के एनवायरमेंटल गवर्नेंस, हाँ, इस तरह की नई चीजें आ रही हैं। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तमाम नई चीजों का प्रयोग हो रहा है, डेटा ड्रिवन पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो होता जा रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में जो भावी सिविल सर्वेंट हैं उनको आज किस प्रकार की स्किल से अपने आप को लैस करना चाहिए? एक तो देखिए, आने वाला समय तो टेक्नोलॉजी प्रोन होने वाला है। मतलब हर समस्या का समाधान लगभग तकनीकी से ही होगी, और अभी भी तकनीकी से ही समस्या का समाधान हो रही है। किसी के खाते में पैसा जा रहा है तभी सब्सिडी का लीकेज रुक रहा है, आधार कार्ड से चीजें पहचानी जा रही तभी फर्जी लोग बाहर हो रहे हैं। इसका मतलब आने वाले भविष्य में टेक्नोलॉजी का रोल बहुत बढ़ जाएगा, और खासकर जैसा आपने नाम लिया एआई, तो बहुत बदलाव की तकनीक है, थ्रेट भी है इसके, लेकिन मानवीय जीवन में बड़े स्तर पर सहायक होने वाली तकनीक भी है ये। तो ऐसे में जो भविष्य में ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हैं, या जो ब्यूरोक्रेसी में आगे नेतृत्व करना चाहते हैं, उनको अपने आप को टेक्नोलॉजी की अच्छी समझ से जोड़ना होगा। इसका मतलब ये नहीं होता कि उनको टेक्नोलॉजी सीखना होगा, इंजीनियरिंग सीखना होगा, बल्कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके समस्याओं को कैसे एड्रेस किया जाए, कैसे उनको उनका रीएड्रेस करके कैसे उनको समाप्त किया जाए, कम किया जाए, इस सोच और समझ को अपनी सोच का आधार बनाना होगा। और हर समस्या में टेक्नोलॉजी कैसे एक माध्यम बन सकता है, परिवर्तन का कारक बन सकता है, उस बिंदु को ध्यान में रखते हुए टेक्नोलॉजी को अपना साधन बनाना होगा। तो बहुत अच्छे से बदलाव होगा, और ये तो अब पूरी दुनिया की डिमांड है। चाहे आप कंपनी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हो, तब भी आपको टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होना पड़ेगा। सरकार में काम कर रहे हैं, तब भी आपको टेक्नोलॉजी, और आगे चल करके भारत का जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम, इसको भी उसको अपना रास्ता बनाना होगा, तभी आप बड़े बदलाव के लिए तैयार हो पाएंगे।
सर एक अभी जैसे बीच में हम लोगों की बात हुई कि नोट्स और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब चैनल, ऑनलाइन कोचिंग। एक और समस्या है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल पढ़ने के लिए बहुत सारे रिसोर्स है, वहां तो दिक्कत है ही, लेकिन पढ़ाई के दौरान सोशल मीडिया एक भटकाव क्रिएट कर देता है। बहुत जैसे बहुत बड़े मैं स्तर। व्हाट्सएप यूज कर रहा हूँ तो पढ़ाई के दौरान मैसेज आया, उसका है ना टोन बजा, रिंग टोन, तो वो कि चलो जवाब दे देते हैं, तो वो एक इंटरलिंकिंग पढ़ाई के साथ जो कनेक्टिविटी है वो टूट गई। या मैं एक वीडियो देख रहा हूँ सर यूट्यूब पे जो मेरे क्लास से संबंधित है, वहाँ एक नोटिफिकेशन आया शॉर्ट्स का, मैं वहां चला गया, फिर वहां बहुत देर तक स्क्रॉल कर रहे हैं, तो इससे कैसे बचा जाए? बहुत बड़े स्तर पे। क्योंकि सर इस्तेमाल करना भी है, पढ़ाई का पार्ट हो गया, बिना इसके पढ़ना भी संभव नहीं है, और उससे बचना भी है, उसके दुष्प्रभाव हैं, उससे बचना भी है, तो कैसे इसका बैलेंस इसका किया जाए? सबसे अच्छा तरीका है कि जहां जरूरत है उतना ही उसका सहयोग लीजिए। जी। अगर मान लीजिए कहीं पे कोई गाइडेंस लेना है, कोई हम्म, अच्छे शिक्षक हैं, हम्म, कोई अच्छे टीचर हैं, हम्म, कोई अच्छे और भी मार्गदर्शक हैं, हम्म, कोई सेलेक्टेड स्टूडेंट है, हम्म, बहुत जरूरी है, तो दो चार स्टूडेंट का, सेलेक्टेड स्टूडेंट का आपने सुन लिया स्टोरी की, हम्म, कैसे वो पढ़े, कैसे तैयारी। अब रोज रोज हर टॉपर को, 1000 टॉपर को पढ़िए, हम्म, 100 टॉपर को सुनिए, ये हम्म, अति उपयोग हो गया। जी। ऐसे में आपका समय भी किल होगा और साथ में आप जानते हैं डिस्ट्रैक्ट होंगे। हम्म, तो ऐसी स्थिति में आप ये मान लीजिए कि दिन भर में हम बहुत जरूरी होगा तो आधी 1 घंटे सोशल मीडिया से जुड़े रहेंगे। जी। बाकी समय वही जानते हैं, पेपर, वही पेन, हम्म, और वही अपने हाथ से बनाए गए नोट्स, हम्म, और वही यूपीएससी के द्वारा पूछे गए पीवाईक्यू जी। साथ में होना चाहिए। जी। और करंट अफेयर जो आपने अपडेट किया उसका एक हम्म, अलग से होना चाहिए। जी। इससे ज्यादा आपके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं होना चाहिए। हम्म, यही आपका जो है मुख्य अस्त्र होना चाहिए, और इसी से ही आपको सफलता मिलेगी। जी। बल्कि इसी को बार बार रिवीजन करिए। जी। जिस तरीके से सौंदर्य की रक्षा, हम्म, स्वच्छता, साफ सफाई से होती है, ऐसे जी। ज्ञान की रक्षा प्रैक्टिस और रिवीजन से हो। जी। इसलिए असली टूल जो सफलता का है उसको अपनाइए। और सोशल मीडिया में आप रोज रहेंगे, कोई न कोई विषय रोज दिखता है। हम्म, जैसे ईरान युद्ध है, ईरान अमेरिका युद्ध है, कई लोग इसको उससे तैयार करते हैं हम्म, कि आज अमेरिका ने ये किया, कल ये किया। हम्म, ये एक बहुत लंबी बात है, हम्म, इससे कुछ मिलने वाला नहीं। मोटे तौर पर अमेरिका की सोच क्या है, हम्म, ईरान ने क्या चुनौती पेश की, हम्म, दोनों के बीच में विवाद के बिंदु क्या है, हम्म, और उसमें समाधान के लिए कोई पहल हुई या नहीं हुई, बस जान गए, उसको नोट्स बना लिया, हो गया। अब रोज रोज उसको पढ़ेंगे, उस पर किसी को भी सुन लेंगे तो क्या मिल जाएगा जी। आपको? जी। जी। आपको उतना बात ही नहीं करना, जनरल स्टडी में बहुत सीमित बातें करनी होती। जी। 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 यही सर अगला प्रश्न भी था कि अंत में अगर हम लोग एक एक फ्रेमवर्क तैयार करें, मापदंड तैयार करें कि पूरी तैयारी में किन किन बिंदुओं को ध्यान रखना चाहिए, ये लास्ट प्रश्न था मेरा इस पॉडकास्ट का, तो उसमें क्या क्या चीजों को हम पॉइंट वाइज दिखा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमारा ओरिएंटे मतलब एक मोटिवेशन होना चाहिए कि मैं जरूर जी। टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेसी में जाऊंगा, हम्म, और भारत में बड़े बदलाव के लिए जो यात्रा चल रही है उसमें अच्छी भूमिका निभाऊंगा। हम्म, पहले तो आपके अंदर उत्कट इच्छा होनी चाहिए कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, जी। और ना केवल पद पे जाना है, हम्म, बल्कि बदलाव का कारक बनना है, जी। ताकि आपके अंदर एक प्रेरणा हो। हम्म, जब आपके पास प्रेरणा आ गई तो आपको बस दो तीन चीज चाहिए। हम्म, सिलेबस क्या है, हम्म, और सिलेबस में जितने भी टॉपिक दिए गए हैं, हम्म, हर टॉपिक पे अपने हाथ से बनाया हुआ नोट्स होना चाहिए। और हर टॉपिक पे पीटी के कम से कम जो आए हुए क्वेश्चन है, उसके अलावा 5 से 10 क्वेश्चन अपने से बनाया हुआ होना चाहिए। मेंस के पहले जो क्वेश्चन आ चुके वो, और अपने से बनाए हुए 5-6 क्वेश्चन होना चाहिए। अगर हर टॉपिक पे अपने हाथ से बनाया हुआ नोट्स, पीवाईक्यू, और जो मेंस के और पीटी के अपने से बनाए हुए क्वेश्चन हैं, अगर आप कर ले जाते हैं, जी। तो मुझे लगता है कि पूरा सिलेबस आपके अंदर आ जाएगा। हम्म, अब उसको लेकर के जब आपको एग्जाम देना है तो खाली वार नोट्स बनाना है, करंट अफेयर से उसको अपडेट करना है, हम्म, पीवाईक्यू को बहुत अच्छे से सॉल्व करते हुए हम्म, प्रैक्टिस करना, और कुछ नहीं करना। जी। इतना ही जानते हैं आपकी सफलता के रास्ते को खोल देगा। हम्म, इससे ज्यादा अगर आप इधर उधर होंगे तो निश्चित रूप से वो भटकाव ही होगा, वो समस्या ही बनेगी। जी। सर अंत में कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको बहुत नटसेल में रैपिड फायर की तरह हम लोग चाहेंगे कि आप उसका जवाब दें। जैसे एक प्रश्न है, अगर यूपीएससी को एक दो शब्दों में परिभाषित करना हो? तो ट्रांसफॉर्मेशन
तपस्या है। जी जी। बहुत बड़े बदलाव, मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन शब्द सबसे उचित है। तो जेपीएससी के लिए सर क्या कहना चाहिए? अपॉर्चुनिटी है। जी। आईएएस या पीसीएस क्या बेहतर है? दोनों अपने अपने स्तर पे सही हैं। जब जी। अगर आप आईएएस बनते हैं हम्म, तो टॉप मोस्ट लेवल पे ब्यूरोक्रेसी में काम करने, नीतियों के निर्माण और जमीन पर बदलाव की क्षमता रखेंगे। हम्म, पीसीएस में आप सेलेक्ट होते हैं तो आप एक राज्य के अंदर जानते हैं, ग्राउंड पर काम करने की क्षमता प्राप्त करते हैं और बाद में धीरे धीरे वहां भी आप नीतियों के निर्माण में अपनी भूमिका प्राप्त कर लेते हैं। हम्म, लेकिन चूंकि आईएएस का एग्जाम थोड़ा बड़ा है हम्म, तो उसमें थोड़ी सी आपकी बड़ी भूमिका है जी। और इसमें थोड़ी सी छोटी है, लेकिन दोनों आपको समाज सेवा बदलाव के लिए तैयार करते हैं, इसलिए मैं दोनों को अच्छा कहूंगा। जी। तैयारी के दौरान सर बेस्ट न्यूज पेपर कौन सा है? आजकल तो अगर यूपीएससी के हिसाब से देखा जाए तो हिंदू पेपर तो एक सबसे जी, अच्छा पेपर माना जाता है, इंडियन काफी एक्सप्रेस भी लंबे है। समय से। बाकी अगर हिंदी मीडियम के आप स्टूडेंट हैं हम्म, तो आप कोई एक हिंदी का अच्छा पेपर जो आपके राज्य से जुड़ा हुआ हो जी जी। उसको आप देखिए। बाकी पीआईबी और सरकार का जानते जो सोर्स है, योजना कुरुक्षेत्र जैसी जी। चीजें हैं, इनको आप पढ़ें, जी ये आपके लिए अच्छा स्रोत हो सकता है। सर, स्टूडेंट्स के बेस्ट हैबिट्स क्या क्या होनी चाहिए मुझे जो लगता है नेसेसरी हो, होना ही मुझे चाहिए? लगता है कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, बिना अनुशासित हुए कोई भी सफलता नहीं प्राप्त की जा सकती। जी सारा टैलेंट बेकार हो जाता है अगर अनुशासन नहीं है और कंसिस्टेंसी, निरंतरता नहीं। एक शब्द और आप जोड़ने के लिए कहें तो मैं एक और जोड़ दूं। जी जी। एक अनुशासन, डिसिप्लिन, हम्म, दूसरा कंसिस्टेंसी, निरंतरता, और हम्म, तीसरा जानते कई बार मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती हम्म, तो पेशेंस भी होना चाहिए। हम्म, ये नहीं समझना चाहिए कि हमारे लिए सारा अवसर समाप्त हो गया। डॉक्टर कलाम भी एक बार ऐसे घबरा गए थे जी जी जी। और वो वायुसेना में नहीं सेलेक्ट हो पाए पायलट के लिए, हम्म, वहां ऋषिकेश चले गए। हम्म, तो वहां उनको यही मूल मंत्र मिला हम्म, कि आपकी तैयारी अधूरी नहीं है, बल्कि आपको कहीं और भी जाना है। जी जी पेशेंस बनाइए और बाद में वो जी स्पेस साइंटिस्ट बने। जी जी तो इसलिए जानते कई बार तैयारी में थोड़ा लंबा समय लगे तो आप पेशेंस रखें, जी आपको बहुत उचित स्थान जरूर मिलेगा। आपका नाम सम्मान जानते हैं बहुत बड़ा हो जाएगा। जी कई बार हो सकता है तुरंत सफलता ना मिले, तुरंत कोई पोस्ट ना मिले, जी जी। लेकिन हो सकता है कुछ और बड़ा कर जाए। हम्म, तैयारी कहीं बाएं नहीं जाएगी, दाएं ही रहेगी। जी जी। सर, आपका जो इतना लंबा अनुभव है 20-25 सालों का, तो स्टूडेंट्स को आपने बहुत ऑब्जर्व किया है, देखा है, तो बड़ी गलती जो स्टूडेंट से हो जाती है जो उनको नहीं करनी चाहिए? बड़ी गलती सबसे बड़ी तो यही होती है कि रिसोर्स बहुत बढ़ा ले जाते हैं। जी पहले शुरुआती दौर में वो किसी से गाइडेंस प्राप्त करते हैं तो कुछ दिनों के बाद कुछ बड़ी कोचिंग या कोई बड़ी संस्था या कोई बड़ी किताब, नोट्स मिल जाता है। एक अविश्वास उनके मन में कहीं अविश्वास, देखिए एक कोई भी कोचिंग या कोई भी नोट्स अकेले सफलता नहीं दिला सकता। जी। उससे एक मोटे तौर पर आइडिया होता है। तो आप किसी भी एक सोर्स पे विश्वास कर लीजिए और इसके बाद फिर अपनी से जानते हैं नोट्स डेवलप करिए और फिर बार बार रिवीजन और प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें अपने आप डेवलप होती हैं। बिल्कुल। आपके अंदर से भी विचार पैदा होंगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी, बहुत सारे कंसेप्ट निकल के आएंगे, समझ निकल के आएगी, बहुत मौलिकता विकसित हो जाएगी। जी। तो आप अपने रिसोर्स को लिमिट बनाइए। अभी तो मैं सारे विद्यार्थियों के साथ यही चुनौती देख रहा हूँ। जी। सर, एआई को आप चैलेंज के रूप में देखते हैं या एआई को फ्रेंड के रूप में? अगर आप सहयोगी मानते हैं, सहयोगी के रूप में यूज करते हैं, सीमित उपयोग करते हैं तो फ्रेंड है। जी अगर आप पूरी तरीके से निर्भर हो जाते हैं तो चैलेंज है। जी जी। कोई एक पुस्तक सर जो आप चाहेंगे बच्चों को सलाह देना कि आप जरूर पढ़िए? शुरुआती दौर में कुछ चीजों के लिए एनसीईआरटी पढ़ी जी ताकि उनपे आपको जानते हैं एनसीईआरटी की जो समझ है या जिस लेवल पे लिखी गई है, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री या पॉलिटी वगैरह के लिए कुछ चीजों के लिए शुरुआत में एनसीईआरटी पढ़ी। जी और मेंस और इंटरव्यू के लिए एक किताब अब बहुत अच्छी मानी जाती है और 20 साल पहले हर कोई पढ़ता था। जी संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय। जी। बहुत बड़े कवि रहे हैं, राष्ट्र कवि रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो उन्होंने संस्कृति के 4 अध्याय लिखे हैं जी जिसमें भारत में जितने भी धर्म हैं, जितनी भी संस्कृतियां हैं, उनके उदय से लेके उनमें क्या क्या अच्छाई है, कैसे उन्होंने भारत की विकास यात्रा को बेहतर बनाया, कैसे भारत का ये आकार हुआ, तो बहुत काम आता है। तो संस्कृति के 4 अध्याय हर स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए जो मेंस और इंटरव्यू देता है, और इंटरव्यू देने के लिए जरूर पढ़ना चाहिए। जी जी। सर, झारखंड की परीक्षाओं में चूंकि हम लोगों ने चर्चा किया कि अनिश्चितता होती है,
तमाम प्रकार की विसंगतियों की बात आती है। तो आपके हिसाब से क्या सुधार होना चाहिए इस बारे में सर, अगर आप कुछ बताएं। झारखंड जेपीएससी के लिए सबसे पहला सुधार तो जो होना चाहिए, कैलेंडर इसको जारी करना चाहिए जी। कि इसका कोई वार्षिक कैलेंडर ही नहीं है। कब नोटिफिकेशन आएगा, कब पीटी का एग्जाम होगा, कब मेंस का होगा, कब इंटरव्यू होगा, कुछ नहीं पता। जैसे अभी आपने देखा कि केवल पीटी का रिजल्ट आते ही 16 दिन के बाद मेंस के जी की परीक्षा का टाइम दे दिया। ये कितना बड़ा जानते हैं, देखा जाए तो एक तरीके से समस्या है। अब इसको मैं क्या बोलूं, एक तरीके से देखा जाए तो समझ की ही कमी मानी जाएगी। अब इतनी बड़ी संस्था को मैं कहूं समझ की कमी, तो लोग मेरे ऊपर ही टिप्पणी करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से माना जाएगा सेंसलेस हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो एक कैलेंडर जारी करें। दूसरा, पाठ्यक्रम हाथी की तरीके से बना दिया है इन्होंने, डायनासोर की तरीके से। भारत के किसी भी राज्य का सिलेबस, स्टेट टीचर्स का सिलेबस अनावश्यक है सिलेबस। उसमें भी एक समस्या है कि इतने बड़े पाठ्यक्रम में पिछले सर परीक्षाओं में बहुत लिमिटेड टॉपिक से क्वेश्चन पूछा, तो आप सिलेबस को ही अच्छा कर दीजिए ना जी। देखिए, जेपीएससी को अपना सिलेबस कॉन्साइज करना चाहिए और एकदम यूपीएससी जैसा सिलेबस बनाना चाहिए। अगर मुझसे कोई पूछे जेपीएससी का चेयरमैन की क्या सुझाव देना चाहिए, तो मैं कहूंगा कि आप अपना सारा सिलेबस यूपीएससी जैसा कर दीजिए। बच्चों को तैयारी भी ना करनी, केवल हर पार्ट में जानते हैं झारखंड का जोड़ दीजिए। जैसे फर्स्ट पेपर है, मान लीजिए हिस्ट्री है, तो आप नेशनल जो हमारा स्ट्रगल है, राष्ट्रीय संघर्ष है, उसको पढ़ाइए। फिर यहाँ झारखंड के लोगों ने जो इतिहास में काम किया उसका अलग से दे दीजिए। ज्योग्राफी पूरे देश का पढ़ाइए, झारखंड का अलग से दे दीजिए। समाज पूरे देश का पढ़ाइए, यहाँ का ट्राइबल समाज दे दीजिए। पूरे देश की हर बात रखिए। मतलब यूपीएससी का सिलेबस बेस बना लीजिए, साथ में उसमें झारखंड राज्य का पार्ट अलग से जोड़ दीजिए, ताकि जो झारखंड के बच्चे हैं वो जेपीएससी भी पास करें और आगे चल करके यूपीएससी में बड़ी भूमिका निभाएं। आपको याद होगा, झारखंड का गौरव है नेतरहट, जानते जो ये आपका स्कूल या कॉलेज ये सिस्टम रहा है, ये इसने जानते हैं बहुत सिविल सर्वेंट पैदा किया। ये सिविल सर्वेंट का घर रहा है। और दोबारा आप झारखंड के बच्चे दिख नहीं रहे, बहुत कम दिख रहे हैं। उसका रीजन क्या है? यहाँ का उल्टा पुल्टा सिलेबस। अगर ये सिलेबस यूपीएससी के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो यहाँ के बच्चे जेपीएससी भी पास होंगे, बीपीएससी भी पास होंगे, यूपी पीसीएस भी पास होंगे, अनेक राज्यों में भी सफल होंगे और साथ में यूपीएससी में बड़ी सफलता के झंडे गाड़ेंगे। क्योंकि झारखंड जानते प्रतिभाओं से भरा पड़ा है, पटा पड़ा है और यहाँ ग्राउंड रियलिटी और चुनौतियों से लोग जूझ रहे हैं और यही लोग देश की व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाएंगे। यही भ्रष्टाचार इतना देख रहे हैं, यहीं पर इतनी चुनौती को देख रहे हैं, तो जो ये सब जूझ रहा है वही समाधान भी कर सकता है। जी 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 बिल्कुल जी सर। सर, झारखंड के युवाओं के लिए अगर एक मैसेज आपसे पूछा जाए, क्या मैसेज देना चाहेंगे? झारखंड के युवाओं को मैं कहना चाहूंगा, मैं तो खुद एक चीज से बड़ा प्रेरित हो गया जी, कि झारखंड राज्य केवल प्राकृतिक संसाधनों और संपदाओं से भरा नहीं है जी, बल्कि अनेक ऐतिहासिक प्रतिभाओं से भी भरा पड़ा है, पटा पड़ा है जी। ये झारखंड के युवाओं, आप अपने महापुरुषों से प्रेरित होइए। जितने भी आप बिरसा मुंडा जैसे बहुत सारे महापुरुष हैं, उनसे प्रेरित होइए, उनके जीवन और संघर्ष से लेसन लीजिए कि आपको बड़े बदलाव के लिए धैर्य रखना पड़ेगा, अनुशासन रखना पड़ेगा, निरंतरता रखनी पड़ेगी और अपने अंदर बदलाव भी बड़े स्तर पर लाना पड़ेगा। क्योंकि एक मानव, महामानव ईश्वर का स्वरूप ले ले, भगवान बिरसा मुंडा हो जाए, ये साधारण परिवर्तन से संभव नहीं है। तो ये झारखंड के सभी युवा, आप भी बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा की तरह उच्चतर मानवीय मूल्यों को धारण करिए और बड़े परिवर्तन की इच्छा रखिए, ताकि जब अंग्रेजों से भी लोहा लेना पड़े, आपको किसी ऐसी चुनौतियों से भी लोहा लेना पड़े, तो आप बहुत अच्छे मन से लोहा लीजिए और बड़ी चुनौती पेश करिए और बड़े बदलाव को संभव बनाइए। तो आप में प्रतिभा एकदम भरी पड़ी है। आप जेपीएससी भी पास करोगे, आप यूपीएससी भी पास करोगे, टॉप करोगे, बशर्ते एक बार स्वप्न बना लीजिए। और डॉक्टर कलाम ने कहा था, स्वप्न वो नहीं होते जो रात में देखे जाते, स्वप्न वो होते हैं जो सोने नहीं देते हैं। दिग्गज जी ने कहा, ढीली करो धनुष की डोरी, तरकस का कस खोलो, किसने कहा युद्ध की बेला बीत चुकी है बोलो। तो आप अपने युद्ध को जारी रखिए, बड़ा परिवर्तन होगा। क्योंकि चुनौतियां परेशानियां नहीं, चुनौतियां जीवन की आकर्षक अवसर होती हैं और यही महान परिवर्तन के लिए आपको अवसर देती है।
जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज के पॉडकास्ट आपको के भी लिए। बहुत बहुत धन्यवाद और कि इस पहले पॉडकास्ट में जी आपने मुझे शामिल किया, और झारखंड के विद्यार्थियों के लिए जो उनके जेन्युइन क्वेश्चन होते थे, कि जी क्लासरूम में हम लोगों से भी बहुत बच्चे यही सब सवाल लेकर आते हैं, जी और आपने इन सारे सवालों को इकट्ठा करके, जानते हैं, एक जगह है, इनके बारे में चर्चा किया। इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। जी, आपसे सर बहुत कुछ सीखने का भी अवसर मिला, और मैं तो स्वयं आपका सर शिष्य रह चुका हूँ, आप लगातार सीखता रहता हमारे हूँ। बहुत अभिन्न हैं और बहुत ही प्रिय हैं, जी और हम हमेशा आपके साथ हैं। आप वैसे भी एक बड़ा प्रयास कर रहे हैं झारखंड जी में बदलाव का। जी आप भी अपने प्रयास को जारी रखिए। जी बहुत अच्छा परिवर्तन आपके माध्यम से भी यहाँ संभव होने वाला है। जी 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 जी। तो मैं आप सभी श्रोताओं, दर्शकों से यह आग्रह करना चाहता हूं कि यदि पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो आज का, तो आप हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप आगे किन विषयों पे और किस तरह के लोगों के साथ पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। हम लोग झारखंड राज्य में तमाम जो अलग अलग क्षेत्र में प्रतिष्ठित और विद्वत लोग हैं, उनको यहाँ बुला के और उनसे उनके जो विचार हैं, उनके अनुभव हैं, उनका जो संघर्ष है, और राज्य की दिशा और दशा कैसे बेहतर हो सकती है, इन विषयों पे भी हम लोग आगे बातचीत करेंगे। जी जी, कि अगर इसमें हम लोगों से कोई प्रश्न छूट गया है, जी जी, तो वो भी कमेंट बॉक्स में वो प्रश्न दे ताकि देंगे। अगली बार कभी आगे कभी मौका जी जी मिलेगा तो हम लोग जी उसको भी, उसमें हाँ भी बिल्कुल, जवाब कोई देंगे। प्रश्न अगर आप ऐसा लग रहा है जो छूट गया, जो आपके मन का प्रश्न था और हम लोग नहीं पूछ पाए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगले पॉडकास्ट में जब भी सर के साथ हम लोग वार्तालाप करेंगे, तो उन प्रश्नों को भी शामिल करने का हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे, और मेरा इंतजार होगा, मैं इंतजार करूंगा कि आप सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपना मंतव्य दें। तो और बहुत आप बहुत लोगों को भी ये पॉडकास्ट सुनना चाहिए, और सुन करके अपना सुझाव देना चाहिए। और हम लोग आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, क्योंकि आप हमारे इस पॉडकास्ट को सुनेंगे, समझेंगे, और साथ ही इसके मैसेज को और लोगों तक जी जी। पहुंचाएंगे। और सर, ये पॉडकास्ट का एक और बहुत बड़ा पर्पस है कि इसके माध्यम से इस राज्य की तस्वीर जैसी होनी चाहिए थी, वो किसी एक व्यक्ति के विचार से नहीं हो सकता। तो बिल्कुल तमाम जो सुनने वाले लोग हैं, वो भी अपने विचार साझा करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। और उनको हम एक बड़े फलक पे, बड़े प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो प्रशासनिक व्यवस्था हो, राजनीतिक व्यवस्था हो, या समाज के तमाम अलग अलग जो विभिन्न अंग है, वहां तक पहुंचाने का प्रयास बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल, ताकि इसे क्योंकि एक साझा क्योंकि जो जी संघर्ष कर रहा होता है, जी उसके जी पास और भी जी अच्छा जी समाधान का व्यू होता जी है। जी, ताकि राज्य की दिशा के लिए एक साझा प्रयास किया जा सके। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों आप का। सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद।